हेलो एवरीवन। आज है 26 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 26 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी 23 जून को कुल 65 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डायबिटीज बीमारी के इलाज में टेप्लीजुमैब नामक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है जो अभी चर्चे में थी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से रिलेटेड है फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के 28वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी और उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत में जो छठा पूर्ण साक्षर राज्य बना उत्तराखंड है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश भारत है। बालम खीरा मध्य प्रदेश से है जिसे जीआई टैग मिला। ओडिशा के लखनपुर में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत है 13वें स्थान पर, टॉप पर अमेरिका है। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान जिसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है आंध्र प्रदेश में स्वर्णगिरी में। फ्रांसवा एंगलर्ट जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ, इन्हें 2013 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है सुपर अल नीनो ये किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है जिसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। आंसर इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की ये घटना है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। वैसे इस मैप के थ्रू यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका नजर आ रहा है, यहाँ पर साउथ अमेरिका नजर आ रहा है, ठीक है। और इधर जो है ये पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का लोकेशन है। फिर इधर आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया और इधर इंडियन ओशन वाला क्षेत्र, और यहाँ फिर अपना भारत के पास भी यदि आप देखें ना तो ये इंडियन ओशन वाला ही क्षेत्र है। एक तरफ भारत के बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है और एक साइड आप अरेबियन सी की लोकेशन देखते हैं। खैर यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रशांत महासागर का। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अल नीनो की वजह से 2026 में जून तक बारिश सामान्य से लगभग 43% कम रही। आप लोग देखते होंगे कि मॉनसून जो है अपने भारत में लगभग जून के फर्स्ट वीक में आ ही जाता था, लेकिन अब वर्तमान में क्या स्थिति है आप सभी को नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने आकलन किया है कि 315 जिले संवेदनशील है और 12 राज्यों के 111 जिले खराब सिंचाई सुविधाओं के कारण विशेष रूप से प्रभावित रहे हैं। मतलब कुछ समय पहले तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इस साल मानसून आएगा ही नहीं, यदि आ रहा है तो कुछ चुनिंदा इलाकों में आ रहा है। इस साल हमने बेमौसम बारिश भी खूब देखी है। अब यहाँ पर दो टर्म है, अल नीनो और ला नीना की घटना। अब इसे मैं बेसिक बता देती हूँ, परिभाषा के फॉर्म में यहाँ पर मैंने ऐड किया है ये कि ये जो अल नीनो है ये इसी प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। कि जब पैसिफिक ओशन का पानी है या असामान्य रूप से गर्म होता है तब इसे हम अल नीनो की घटना कहते हैं। और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में सूखा पड़ता है। जबकि ला नीना इसके जस्ट अपोजिट है। ला नीना इसके विपरीत पानी के अत्यधिक ठंडा होने की घटना है। और जब पानी अत्यधिक ठंडा होता है तो इस पर भारत में क्या असर पड़ता है, पूरे भारत में भरपूर बारिश होती है, ठीक है। अब इसके अपोजिट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सुपर अल नीनो। ये क्या है, पहली बात तो अल नीनो आपने देखा कि प्रशांत महासागर के पानी में असामान्य रूप से गर्म होने की घटना, लेकिन सुपर अल नीनो सामान्यतः अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र यानी कि इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में समुद्र के सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि दर्शाता है। अभी जस्ट हमने देखा, जबकि ये तापमान विसंगति सामान्य से +2 डिग्री सेल्सियस यानी कि उससे भी ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस या और इससे अधिक हो सकती है, तो इसे हम सुपर अल नीनो कहेंगे। यानी कि यदि आप देखें तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पानी की जो गर्म होने की घटना है यह सामान्य तरीके से हो रही थी, लेकिन ये गर्म होने की घटना 2 डिग्री सेल्सियस से और अधिक या फिर उससे भी अधिक बढ़ जाए तो इसे सुपर अल नीनो या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो कहा जाता है। और ये होता कब है, इसके लिए कोई निश्चित कैलेंडर या घटना नहीं है, बल्कि हर 3 से 7 साल के अंतराल में नियमित रूप से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सामान्य स्थिति हमने देखा है, मतलब मैप के थ्रू आप देख सकते हैं ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र जैसे कि मैंने आपको बताया था। इधर ऑस्ट्रेलिया के इधर फिर आपका इंडियन ओशन लग जाता है, हिंद महासागर। तो सामान्य स्थिति में पानी पश्चिम की ओर जा रहा है, ये गर्म पानी है ना, रेड रेड जो आप देख रहे हैं। और सुपर अल नीनो की स्थिति में ये पूर्व की ओर जाता है।
आगे चलते हैं। 25 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संविधान हत्या दिवस, जो कि 25 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1975 को उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने देश में इमरजेंसी की घोषणा करी थी और ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी कि 21 महीने तक लागू रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे संविधान अंगीकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है ये बन करके तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगले सवाल की तरफ चले। अच्छा, जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालें। 1 जून है वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 7 जून है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून है वर्ल्ड ओशन डे, 12 जून है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून है विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 17 जून है विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 19 जून है विश्व सिकल डे, 20 जून है विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून है योगा डे, 22 जून विश्व वर्षाबंद दिवस और 23 जून हमने देखा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2026 में केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया? आंसर इसका जॉर्ज कुरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने 23 जून को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफे की इन्होंने कुछ खास वजह बताई है नहीं। 65 वर्षीय जो जॉर्ज कुरियन है, ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे। यहाँ पर राज्यसभा का सामान्य डिस्कशन मैंने ऐड किया है, इसे आप उच्च सदन के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। स्थापना 3 अप्रैल 1952 है। सदस्य संख्या की यदि हम बात करें तो वर्तमान में तो 245 इसके मेंबर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम 250 हो सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की यदि बात की जाए तो 233 सदस्य ये केंद्र राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं और सदस्य आयु की जो एज कैटेगरी है, इसका क्राइटेरिया 30 ईयर होना ही चाहिए। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, ये देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जैसे कि वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। लोकसभा में भी यहाँ पर 80 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं। नामकरण 1954 में 23 अगस्त 1954 को राज्य परिषद का नाम बदल करके राज्यसभा किया गया था। और करंट अफेयर में हमने अप्रैल में देखा था कि हरिवंश नारायण सिंह जो है ये लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। अब सेम फैक्ट मैंने यहाँ से इंग्लिश में मेंशन कर दिए हैं इंग्लिश माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए। सवाल चौथा है, किस फिल्म को मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड दिया गया? आंसर इसका हो जाएगा सिल्वर फिल्म। मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो अभी इसका 19वां एडिशन चल ही रहा था, यहाँ पर पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है सिल्वर, इसे सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे डायरेक्ट किया गया है नतालिया कोनियार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? इसका आयोजन हर साल जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जो कश्मीरी पंडित होते हैं ना, इनके द्वारा मुख्य रूप से इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित जो माता रागन्या देवी है, इनके मंदिर में किया जाता है। और ये कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर साल ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी, ये हिंदी महीने में यदि हम देखें, इसके पवित्र अवसर पर यह मनाया जाता है। फेस्टिवल्स पर नजर डालें तो खीर भवानी मेला हमने देख ही लिया। माधवपुर मेला ये पोरबंदर गुजरात में, रुसुमो संतरा फेस्टिवल नागालैंड में, 28वें नंबर का दिव्य कला फेस्टिवल दिल्ली में मनाया गया। लोसर खुबानी हेमिस ये लद्दाख में, संगाई चेरोबा सिरुई लिली योशांग कचई लेमन निकोल चकोबा चेरी ब्लॉसम, माफ कीजिएगा, इधर के जो फेस्टिवल है मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, पुष्कर मेला जैसलमेर, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, मोंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, बोनालू तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, बतकुमा और समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में, इसके अलावा सरूल फेस्टिवल झारखंड में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में,
हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, सोनपुर मेला बिहार में, धानु यात्रा फेस्टिवल ओडिशा में, उत्सव उद्भव मनाया गया है ग्वालियर में। सवाल छठवा है, हाल ही में समाचारों में रहा दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जहां लगभग 7.2 से 7.5 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, जिसे एक सदी में सबसे तीव्र घटनाओं में गिना जा रहा है। कल ही की ये घटना है। हमने देखा है कि साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला जो कि तीव्र भूकंप से प्रभावित रहा है, वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए, जिसे पिछले 126 वर्षों में देश की सबसे तीव्र घटनाओं और भीषण आपदाओं में गिना जा रहा है। अब यहाँ का भूकंप का केंद्र क्या रहा है और गहराई क्या रही? जमीन से लगभग 18 से 20 किलोमीटर इसकी गहराई थी और दोनों भूकंप का जो केंद्र है ये मोरन शहर के पास कैरिबियन तट पर था। प्रभाव इसका क्या रहा? तो इसकी जो राजधानी है काराकस समेत शहरों में ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई, यानी कि जमीन में गिर गई, धंस गई और एयरपोर्ट की छत का हिस्सा भी गिरा है। सैकड़ों लोगों की जान इसमें गई है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वेनेजुएला है। कैपिटल काराकस, करेंसी यहाँ की वेनेजुएला बोलीवर है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, इधर कैरिबियन सी और इधर अटलांटिक ओशन की लोकेशन आप देख सकते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है जो लगभग 303 अरब बैरल माना जाता है और यह विश्व के कुल प्रमाणित तेल का लगभग 17% भंडार इसी के पास है। अधिकांश तेल भारी और अति भारी है जिसे निकालना और रिफाइन करना महंगा पड़ता है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा जो एंजल वाटरफॉल है यहीं पर है। हम्बोल्ट ग्लेशियर के समाप्त होने के साथ ही वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर्स खो दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मयूरभंज जिले में इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया? मयूरभंज आप ओडिशा में पड़ते हैं जहां पर इस इंटरनेशनल खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये स्टेडियम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होम टाउन मयूरभंज में बनाया गया है। साउथ एशिया की प्रमुख स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका नाम है ग्रेट स्पोर्ट्स टेक ने इस स्टेडियम को डिजाइन किया और इस स्टेडियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं इन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करना और मौके देना। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राज्यपाल हैं। माफ कीजिएगा, आज फिर मैंने राज्यपाल में मेंशन नहीं किया है। नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिमलीपाल, झील में है चिल्का झील। कल हमने देखा था कि भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्लांट यहीं स्थापित किया जाएगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने राज्य के सभी सरकारी संस्थानों में केजी से लेकर के पीजी लेवल तक की संपूर्ण शिक्षा को मुफ्त में देने की घोषणा की। एमएसपी लागू करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे एडिशन में टॉप पर था। कलिंगा साहित्य उत्सव यहाँ मनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में दूसरा आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया आरबीआई ने। ओडिशा के देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में मार्च 2026 में भारतीय बाइसन महोत्सव का दूसरा एडिशन आयोजित किया गया। सवाल 8वां है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा रिसेंटली शुरू किया गया है, जिसका पर्पस है ग्रामीण स्तर पर निर्वाचित जो पुरुष प्रतिनिधि हैं जैसे कि सरपंच हो गए, इन्हें महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए पंचायती राज मंत्रालय संभाल कौन रहे हैं और पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जा चुका है, यानी कि आपको मैंने हिंट दे दिया है जनवरी से जून के बीच। और हिंट दे दूं तो जनवरी हटा देती हूँ, जून हटा देती हूँ, और हिंट दे दूं तो फेब्रुवरी हटा देती हूँ और यहाँ से मई हटा देती हूँ। अब 2 ही मंथ है आपके पास, मार्च और अप्रैल। जरा बताएंगे आंसर क्या है? 9वां सवाल है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? आंसर इसका है वंशिका चौधरी और शिवा नरवाल, ऑप्शन सी। जर्मनी के सुहर में आयोजित इस प्रतियोगिता में वंशिका और शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 469.7 अंक हासिल किए, तो भारत दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर पोलैंड और तीसरे स्थान पर चीनी ताइपे कांस्य पदक जीता है। इस प्रदर्शन के साथ ही भारत के अब पदकों की संख्या फिलहाल तक 16 हो गई है, 5 गोल्ड, 4 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप युवा निशानेबाजों के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1907, म्यूनिक जर्मनी में हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है, बदले हुए एफसीआरए रूल्स यानी कि फॉरेन
कंट्रीब्यूशनल रेगुलेशन एक्ट FCRA रूल्स 2010 के तहत एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्हें विदेशी फंड, विदेशों से जो पैसा मिलता है, ये तभी मिल सकेगा अब जब उनकी एक्टिविटीज कितने परमिटेड कैटेगरी में आएगी। तो उसके लिए कुल 5 कैटेगरी सेट की गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने एनजीओ को मिलने वाली जो विदेशी फंडिंग है, इसके नियमों को और भी कड़ा कर दिया है। FCRA रूल्स 2010 में बदलाव किया गया है, मतलब कि एनजीओ को अब 5 मंजूर कैटेगरी में किसी एक के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो एजुकेशनल सेक्टर में, या तो इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल या कल्चरल, यानी कि आप किसके लिए काम करते हैं ये पहले रजिस्टर कराइए। 5 कैटेगरी है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने रजिस्टर्ड कैटेगरी और जियोग्राफिकल दायरे के तहत ही बनाई गई एक्टिविटीज के लिए विदेशों से फंड ले सकेंगे। बदले गए नियमों में सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और पब्लिकेशंस की जानकारी देना कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि आप देखते थे चंदे के नाम पर, मतलब एनजीओ में जो चंदा मिलता है, इस नाम पर काफी सारी एक्टिविटीज हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज है, इन्हें भी अंजाम दिया जाता था। अगला सवाल है, AI सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर सहयोग और एक्सपोर्ट कंट्रोल को मजबूत करने के लिए जून 2026 में जो यूरोपीय यूनियन है, इसने किस अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में ये शामिल हो चुका है। तो अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल यहाँ पर पैक्स सिलिका है, जिसमें कि अब यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो चुका है जून के महीने में। ये अमेरिका की नेतृत्व वाली पहल है पैक्सिल का, जिसका मकसद है AI और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने पैक्सिलिका की शुरुआत की थी, ताकि AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल में सेमीकंडक्टर, जरूरी जो मिनरल्स हैं, कंप्यूटिंग पावर, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसी चीजें शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के शामिल होने से पहले इसमें भारत, UK, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। मैंने कल आपसे पूछा था, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया, जिसका आंसर था स्लोवाकिया। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।